नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस की इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये किताब हमें जापान के ओकिनावा लेकर जाती है, एक ऐसी जगह जहां लोग दुनिया में सबसे लंबा और शायद सबसे खुशहाल जीवन जीते हैं। तो आज हम इसी रहस्य को, जिसे इकिगाई कहते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है और हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये इकिगाई, ये शब्द सुनने में आता है काफी, आखिर ये है क्या? हाँ, इकिगाई। देखिए, ये दो जापानी शब्दों से बना है। इकी जिसका मतलब है जीना या जीवन, और गाई जिसका मतलब है वजह या मूल्य। तो आसान भाषा में कहें तो इकिगाई का मतलब है जीने की वजह। जीने की वजह। हाँ, बिल्कुल। वो चीज जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है, आपको एक मकसद देती है, ऊर्जा देती है। अच्छा, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, जैसे कोई महान लक्ष्य? जरूरी नहीं, ये कुछ बड़ा भी हो सकता है, जैसे कोई कंपनी शुरू करना, या फिर बिल्कुल छोटा सा भी, जैसे रोज सुबह अपने पौधों को पानी देना। पॉइंट ये है कि वो काम आपको गहरा संतोष दे, वो आपके लिए मायने रखता हो। किताब में वो 4 वृत्तों वाला एक डायग्राम भी है ना, इकिगाई को समझाने के लिए। हाँ, वो बहुत मददगार है समझने के लिए। सोचिए, 4 बड़े गोले हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। 4 गोले, ठीक है। पहला गोला है वो चीजें जो आप करना पसंद करते हैं, आपका जुनून, आपके शौक। ठीक है, पैशन। दूसरा गोला वो चीजें जिनमें आप अच्छे हैं, आपका हुनर, आपकी काबिलियत। स्किल्स। तीसरा वो चीजें जिनकी दुनिया को जरूरत है, कोई समस्या जिसका आप समाधान कर सकते हैं, या कोई सेवा जो आप दे सकते हैं। दुनिया की जरूरत, ओके। और चौथा गोला है वो चीजें जिनके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, मतलब जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकें। अच्छा, तो पैशन, स्किल, दुनिया की जरूरत और पैसा। हाँ, और जहां ये चारों गोले एक दूसरे को काटते हैं, वो जो बीच का हिस्सा है, वही है इकिगाई। अच्छा, तो ये इन चारों का एक तरह से संतुलन है, सिर्फ पैशन नहीं, सिर्फ पैसा नहीं। बिल्कुल सही। ये संतुलन ही कुंजी है। ये व्यक्तिगत खुशी, व्यावहारिक कौशल, समाज के लिए उपयोगिता और आर्थिक स्थिरता, इन सब के बीच का संतुलन है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में ये इतना आसान है, इन चारों को एक साथ पाना? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। और शायद इसीलिए इसे खोजना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसमें वक्त लगता है, आत्ममंथन की जरूरत होती है। चलिए अब ओकिनावा पर आते हैं। किताब में ओगिमी गांव का खास जिक्र है, जिसे शतायु का गांव भी कहते हैं। हाँ, ओगिमी। लेखक वहां गए थे ये समझने कि आखिर वहां के लोग इतने लंबे समय तक कैसे जीते हैं। वहां 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग मिलना आम बात है। कमाल है। लेकिन बात सिर्फ लंबी उम्र की नहीं है ना, वो लोग खुश भी हैं, एक्टिव भी हैं। बिल्कुल यही पॉइंट है। वो सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि पूरी ऊर्जा और जीवंतता के साथ जी रहे हैं, खुश हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। उनका राज कोई जादुई दवा या बहुत सारा पैसा नहीं है। तो फिर क्या है? उनकी जीवन शैली, उनकी मानसिकता, और हाँ, उनका उद्देश्य, उनका इकिगाई। किताब में ओकिनावा के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए। अच्छा, क्या है वो सिद्धांत, कुछ बताइए। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत है, हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। रिटायर ना हो, ये कैसे? हमारे यहाँ तो लोग रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। हाँ, ये पश्चिमी सोच से बिल्कुल अलग है। ओकिनावा में लोग उस तरह से रिटायर होते ही नहीं। वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो काम जो उन्हें पसंद है और जिसमें वो अच्छे हैं। जैसे बागवानी करना, कोई शिल्प बनाना, खाना बनाना, बच्चों को कहानियां सुनाना, मछली पकड़ना। किताब में एक 97 साल के सज्जन का उदाहरण है, श्री उएहारा। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। वो अब भी रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अपने छोटे से खेत में काम करने जाते हैं, और वो कहते हैं, सब्जियों को मेरी जरूरत है और मुझे उनकी। मतलब काम से एक जुड़ाव, एक उद्देश्य। बिल्कुल। किताब कहती है कि जो लोग उन चीजों को करना छोड़ देते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं और अच्छे से करते हैं, वो जिंदगी में अपना मकसद खो देते हैं। गतिशीलता, योगदान, व्यस्तता, यही उनकी लंबी उम्र का आधार है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है, धीरे चलें, टेक इट स्लो। ओकिनावा के लोग हड़बड़ी में काम नहीं करते। उनके काम में एक शांति होती है, एक लय होती है। धीरे चलें। आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है अगर हम सचेत प्रयास करें। वो हर काम को पूरे ध्यान से करते हैं,
चाहे वो चाय बनाना हो या लकड़ी पर नक्काशी करना। ये एक तरह का सक्रिय ध्यान है, माइंडफुलनेस इन एक्शन। अच्छा, एक्टिव मेडिटेशन जैसा। हाँ, कह सकते हैं। जल्दबाजी तनाव पैदा करती है, गलतियां करवाती है। धीमेपन से स्पष्टता आती है, शांति मिलती है और सेहत भी बेहतर होती है। जरूरी ये नहीं कि कितनी तेजी से काम किया, जरूरी ये है कि आप उस पल में कितने उपस्थित थे। तो कोशिश करनी चाहिए कि धीरे खाएं, बिना फोन देखे टहलें, कुछ भी शुरू करने से पहले गहरी सांस लें। हाँ बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें मदद कर सकती हैं। गति से ज्यादा उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ठीक है। और तीसरा सिद्धांत? खाने पीने से जुड़ा होगा शायद। हाँ बिल्कुल। तीसरा सिद्धांत है हल्का खाना, और उनका एक मंत्र है हारा हाची बू। हारा हाची बू, इसका क्या मतलब है? ये एक पारंपरिक कहावत है जिसे ओकिनावा के लोग खाना खाने से पहले या खाते समय कहते हैं। इसका मतलब है तब तक खाओ जब तक तुम 80% पेट भरा महसूस न करो। सिर्फ 80%? मतलब थोड़ा भूखा रह जाना। हाँ बिल्कुल, पेट भरने से थोड़ा पहले रुक जाना। ये ज्यादा खाने से रोकता है, पाचन को बेहतर बनाता है और माना जाता है कि इससे उम्र भी बढ़ती है। अच्छा, और उनका खान-पान कैसा होता है? बहुत ही सरल और सेहतमंद। ढेर सारी सब्जियां, खासकर हरी और पीली सब्जियां, टोफू, समुद्री शैवाल, सीवीड, थोड़ी मछली, चीनी, रेड मीट और प्रोसेस्ड खाना बहुत कम। और वो रोज ग्रीन टी या मिसो सूप पीते हैं। तो कम खाना और सादा खाना, कोई टिप इसे अपनाने के लिए? हाँ, किताब में सुझाव हैं, जैसे छोटी प्लेटों का इस्तेमाल करें, धीरे धीरे खाएं, अच्छी तरह चबाकर, और इमोशनल ईटिंग से बचें, मतलब तनाव या बोरियत में ना खाएं। ये हारा हाची बू दिलचस्प है। अच्छा, अगला सिद्धांत क्या है? चौथा सिद्धांत है मजबूत सामाजिक बंधन, जिसे वो मुआई कहते हैं। मुआई, ये क्या होता है? मुआई दरअसल बचपन के दोस्तों या पड़ोसियों का एक ऐसा समूह होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। जिंदगी भर? वाओ! हाँ, ये समूह एक दूसरे को भावनात्मक, आर्थिक और व्यावहारिक रूप से सहारा देते हैं। ओगिनी गांव में बुजुर्ग लोग रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। ये तो कमाल का सोशल सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल, और ये उनकी लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, बल्कि ये एहसास कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पास लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। ये सामाजिक ताना-बाना उन्हें अकेलेपन और तनाव से बचाता है। आजकल की जिंदगी में जहाँ लोग इतने अलग-थलग हो गए हैं, ये मोई का आइडिया बहुत प्रासंगिक लगता है। हाँ, आधुनिक जीवन हमें अक्सर आइसोलेट कर देता है। मुआय हमें दोबारा जुड़ने की अहमियत बताता है। सही कहा। और कोई सिद्धांत? हाँ, पांचवा सिद्धांत है अपने दैनिक जीवन में फ्लो यानी प्रवाह की स्थिति खोजें। फ्लो? ये मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, वही। फ्लो वो मानसिक स्थिति है जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आपको समय का, आसपास की चीजों का एहसास ही नहीं रहता। सिर्फ आप और आपका काम रह जाता है। अच्छा, जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए या कोई संगीतकार रियाज करते हुए महसूस करता है। बिल्कुल, ओकिनावा में लोग इसे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में पाते हैं। किताब में एक 100 साल के कुम्हार का उदाहरण है जो आज भी चाक पर पूरी लय और ध्यान के साथ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वो कहते हैं, मिट्टी मुझे धैर्य सिखाती है। वाह! तो अपना फ्लो कैसे खोजे? कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपको पसंद हो और जिसमें आपकी पूरी एकाग्रता लगे। लिखना, बागवानी करना, कोडिंग करना, पेंटिंग करना, खाना बनाना, पहेलियां सुलझाना, कुछ भी हो सकता है। फ्लो सिर्फ आनंद ही नहीं देता, बल्कि गहरी संतुष्टि और उद्देश्य की भावना भी देता है। फ्लो स्टेट, इस पर ध्यान देना होगा। और छठा सिद्धांत? छठा सिद्धांत बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। मुस्कुराएं। मुस्कुराएं, बस? हाँ, मुस्कुराएं। ओकिनावा के लोग अक्सर मुस्कुराते हुए दिखते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्कुराने से रिश्ते बेहतर होते हैं, मूड अच्छा होता है और शायद उम्र भी लंबी होती है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? हाँ बिल्कुल, रिसर्च दिखाती है कि मुस्कुराने से तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और लोगों के बीच भरोसा बढ़ता है। आशावाद सीखा जा सकता है, ये कोई पैदाइशी गुण ही हो जरूरी नहीं। तो मुश्किल में भी मुस्कुराहट चुने, हल्कापन चुने। ये अच्छी बात है। और सातवां सिद्धांत? सातवां सिद्धांत है सादगी और एक नियमित दिनचर्या। सिंप्लिसिटी एंड रूटीन। सादगी मतलब कम चीजों में जीना। हाँ, उनके घर अक्सर मिनिमलिस्टिक होते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं। उनका जीवन भी व्यवस्थित होता है। एक सरल दिनचर्या होती है जिसका वो पालन करते हैं।
सुबह जल्दी उठना, अपना खाना तैयार करना, खेतों तक या बाजार तक पैदल जाना, पड़ोसियों से मिलना। इसमें क्या खास बात है? सादगी अपनाने से दिमाग में गैर जरूरी चीजों की भीड़ कम होती है। इससे गहरी सोच और सच्ची खुशी के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। आजकल की जिंदगी कैसी है? कैलेंडर भरा हुआ, चारों तरफ शोर, मल्टीटास्किंग का दबाव। हाँ, ये तो है। ओकिनावा का जीवन इसके विपरीत है। काम करें लेकिन बेहतर करें, और एक नियमित दिनचर्या जीवन में स्थिरता और सुकून लाती है। तो ये है ओकिनावा के सिद्धांत। एक्टिव रहना, धीरे चलना, कम खाना, दोस्त बनाना, फ्लो पाना, मुस्कुराना और सादगी। सुनने में सरल लगते हैं, पर शायद अमल करना मुश्किल है। हाँ, अमल करने के लिए सचेत प्रयास चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत हमें एक रास्ता दिखाते हैं, लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का। ये तो हुई ओकिनावा के लोगों की बात, पर अगर हम में से कोई अपना इकिगाई खोजना चाहे, तो कैसे शुरुआत करे? क्या वही 4 सवालों से? हाँ, वो 4 सवाल एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु हैं। एक कागज कलम लेकर बैठें और ईमानदारी से इन सवालों के जवाब लिखें। पहला, मुझे बिना किसी इनाम के भी क्या करना पसंद है? क्या चीज मुझे खुशी देती है? दूसरा, मैं स्वाभाविक रूप से किस चीज में अच्छा हूं या अभ्यास से बेहतर हो सकता हूं? मेरी प्रतिभा क्या है? तीसरा, मेरे आसपास की दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मैं क्या योगदान दे सकता हूं? चौथा, मुझे किस काम के लिए भुगतान मिल सकता है या मैं किसके जरिए आर्थिक स्थिरता पा सकता हूं? इन पर सोचना होगा। बिल्कुल। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने इकिगाई के करीब पहुंचने लगते हैं। ये एक महत्वपूर्ण आत्मचिंतन का अभ्यास है। लेकिन क्या जवाब तुरंत मिल जाएंगे या इसमें वक्त लगेगा? इसमें वक्त लग सकता है, और ये जरूरी भी नहीं कि जवाब एक बार में ही मिल जाए। अपना इकिगाई खोजना कोई फटाफट होने वाली चीज नहीं है, ये एक सफर है। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। उत्सुक रहें, नई चीजें आजमाएं, अलग अलग विचारों को टेस्ट करें। देखें कि आपको किस चीज में मजा आता है, किस चीज से जुड़ाव महसूस होता है। किताब में शायद एक उदाहरण भी था किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने काफी उम्र में अपना इकिगाई खोजा। हाँ, एक सिविल सर्वेंट का उदाहरण है जो अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद शायद 70 साल की उम्र में ओरिगामी सिखाने लगे। उन्हें उसमें इतना आनंद और संतोष मिला कि वही उनका इकिगाई बन गया, और उनके छात्र भी बहुत खुश थे। वाह, मतलब शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। कभी नहीं। अपेक्षाओं के बोझ तले दबने के बजाय अपने उत्साह का पीछा करें। देखें कि कौन सी चीज आपको जीवंत महसूस कराती है। और ये भी जरूरी नहीं कि इकिगाई कोई एक ही बड़ी चीज हो, है ना? शायद छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, किताब इसे सूक्ष्म इकिगाई कहती है। हो सकता है आपकी जिंदगी का कोई एक भव्य उद्देश्य ना हो, और ये ठीक है। इसके बजाय आप रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों और सार्थक कामों पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे अपने बच्चे को कुछ सिखाना, किसी नए हुनर का अभ्यास करना, किसी पड़ोसी की मदद कर देना, अपने हाथों से कुछ उपयोगी बनाना, या बस अपने बगीचे की देखभाल करना। हर वो काम जो आपको खुशी दे और जिसमें आपको थोड़ा मतलब दिखे, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी में गहराई और सार्थकता जोड़ता है। तो बड़े लक्ष्य के पीछे भागने के बजाय रोज के छोटे इकिगाई पर ध्यान देना भी एक तरीका है। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात है, अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना। ऊर्जा का ध्यान रखना मतलब सेहत? हाँ, इकिगाई को फलने फूलने के लिए एक स्वस्थ शरीर और शांत दिमाग चाहिए। इसलिए भरपूर नींद लेना, साफ सुथरा भोजन करना, उन लोगों या चीजों जैसे कुछ ऐप्स से बचना जो आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, ये सब जरूरी है। गहरे काम, डीप वर्क और शांति के लिए समय निकालना, प्रकृति में समय बिताना, ये सब भी मदद करेगा। हाँ, बहुत मदद करेगा। एक थके हुए शरीर और उलझे हुए मन में इकिगाई पनप नहीं सकता। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा चलते फिरते रहना भी जरूरी बताया गया है ना? ओकिनावा के लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाँ, गति ही जीवन है। चाहे आपकी उम्र 25 हो या 95, रोज थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हलचल बहुत जरूरी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, दिमाग बेहतर काम करता है, डिप्रेशन कम होता है और आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसके लिए जिम जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। बस खुशी से हिलना डुलना, टहलना, स्ट्रेचिंग करना, थोड़ा नाच लेना, बागवानी करना, घर की सफाई करना, कुछ भी जो आपको फिजिकली एक्टिव रखे। शरीर को जीवन के लय के साथ बनाए रखना जरूरी है। ठीक है। और एक और तरीका बताया गया है इकिगाई खोजने का, दूसरों की सेवा करना। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली तरीका है।
जब आप पूछते हैं मैं कैसे मदद कर सकता हूँ सकती हूँ, तो अक्सर आपको जवाब में अपना इकिगाई मिल जाता है। किताब में शायद एक महिला का उदाहरण था जो गांव की युवा माओं के लिए खाना बनाती थी। हाँ, 80 साल से ज्यादा उम्र की एक महिला जो रोज अपने गांव की उन युवा माओं के लिए खाना बनाती थी जिनके पास समय या साधन नहीं थे। इस काम से उन्हें बेहद खुशी और संतोष मिलता था और उन माओं को मदद। तो जहां आपकी प्रतिभा किसी और की जरूरत से मिलती है, वहां इकिगाई मिल सकता है। अक्सर ऐसा ही होता है। इकिगाई सिर्फ अपने लिए नहीं होता, ये दूसरों से जुड़ने और योगदान देने में भी पाया जाता है। जब आप साझा करते हैं तो इकिगाई और बढ़ जाता है। तो अंत में सबसे जरूरी सवाल शायद यही है जो किताब पूछती है, कौन सी चीज आपको सच में जीवंत महसूस कराती है? हाँ, बिल्कुल। लंबी उम्र का मतलब सिर्फ मौत से बचना नहीं है। इसका असली मतलब है हर दिन को पूरी तरह से जीना। तो खुद से पूछना चाहिए, क्या चीज मुझे रोशनी से भर देती है? मैं ऐसा क्या करूंगी भले ही कोई तारीफ ना करे? कौन सी चीज मेरे दिनों में रंग और आकार भरती है? हाँ, और जो जवाब आपके अंदर से आए शायद वही आपका रास्ता है, वही आपके इकिगाई की दिशा है। ये बाहरी पहचान या सफलता से ज्यादा अंदरूनी अर्थ और प्रेरणा खोजने के बारे में है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो इकिगाई सिर्फ एक जापानी शब्द नहीं है। ये एक तरह से उद्देश्य, संतुलन, स्वास्थ्य, सादगी और सेवा के साथ जानबूझकर जीने का एक नजरिया है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई मंजिल नहीं है जहां आपको पहुंचना है, बल्कि ये एक सफर है जिस पर आप रोज चलते हैं। जैसा कि किताब में भी कहा गया है, सबसे खुश लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा हासिल करते हैं, वे वो हैं जो प्रवाह फ्लो की स्थिति में ज्यादा समय बिताते हैं। हल्के से जिएं, उत्सुक रहें, शोर के बजाय सार्थकता चुनें। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ओकिनावा का कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अपनाकर कोई भी अपने जीवन में थोड़ा और इकिगाई ला सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।